मैं प्रशांत गढ़वी साहब, अब आपसे एक ही चीज, एक बार चीज बार बार होती है, उसका कुछ ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन यह जो सबसे ज्यादा ड्रग पकड़ी गई है वो अडानी जी के पोर्ट मुद्रा पोर्ट में पकड़ी गई है। मतलब वहां पे वो बहुत सी ड्रग ऐसी पकड़ी गई है जिसका जो दिखाया गया है कि वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आनी है, लेकिन आती मुद्रा पोर्ट में है। अडानी जी का कहना है कि इसमें मैं क्या करूंगी, तो सरकार, मेरा तो काम सिर्फ पोर्ट है, बाकी तो सरकार की एक्साइज डिपार्टमेंट और कौन कौन से डिपार्टमेंट है। ये सारी चीजें तो कभी तथ्य आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वह अडानी जी हैं, उनके अगेंस्ट तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो अडानी जी हैं वो इस तरह से पहले भी मैनेज करते रहे हैं गुजरात में, कि ये कोई नई बात है, और अगर ये हो जाएगा तो हम और आप फिर बोलेंगे कहाँ, अगर ये इस तरह की रोक लगने लगेगी। देखिए, गौतम अडानी जी आजकल से नहीं, वैसे देखा जाए तो हर एक गवर्नमेंट में क्लोजली काम करते थे। और अडानी का आप ग्राफ देखो तो एक चीज है कि पहले जो छुटमुट काम करते थे, मोदी जी के आने के बाद उनका जो ग्राफ है वो जो एक्सपोनेंशियली लोगों का बढ़ना चाहिए उसकी जगह वो वर्टिकली बढ़ा, स्ट्रेट लाइन की तरह। और उसमें एक ही चीज, क्योंकि धीरे धीरे मोदी साहब भी सीख गए, जो 2001-2 में आए हुए मोदी साहब 4-5 तक सीख गए कि इंडस्ट्रीज और उसमें भी 2-3 लोगों को साथ में रख के, दाएं बाएं दोनों को रख के पूरी सिस्टम को कैसे चलाया जा सकता है। और अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने एक ही उंगली पकड़ ली आदरणीय गौतम भाई की। तो ये पहले से, मतलब खास करके गुजरात में देखिए तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो गौतम अडानी से ही शुरू हुआ। पास्ट में था प्राइवेटाइजेशन, सबसे पहला यहाँ पर हुआ था टोरेंट पावर करके, जो एईसी अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। फिर उसके बाद बहुत कम फैक्टर में होता था, जो गौतम भाई ने आके सब चीजें प्राइवेटाइजेशन में लेना शुरू कर दिया और मोदी साहब का खुला सपोर्ट, ब्लाइंड सपोर्ट मिलने लगा। और वो जब तक सेट हो, मतलब लोगों की नजर में ही नहीं आ रहा था, क्या बोले कि लोगों की सोच वहां तक पहुंचे और कुछ इसके बारे में सोच सके कि आगे जाके ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, उससे पहले तो सब कुछ हो चुका था और पीपीपी मॉडल पे सब जाने लगा। यहां पर भी आप देखिए तो गुजरात में कहीं भी आप जाइए, कहीं भी कोई भी चीज पे, गुजरात है जहां पर बीजेपी लेड स्टेट हो गए थे वहां पर तो सब अडानी 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 अडानी। और उनका मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एक ऐसा प्रोडक्ट वर्ल्ड में नॉर्मली वैल्यूएशन, आपको पता होगा कि वैल्यूएशन उसी चीज का होता है जो कुछ प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आप आपकी चैनल का वैल्यूएशन करा सकते हो, पर आपका खुद का जब तक आईपी नहीं है तो जो इन्वेस्टर आएगा वो भी बोलेगा भाई तेरे जैसे तो मेरे को 1000 मिल रहे हैं, तो आपके जैसी कंपनी, आपके जैसी मीडिया, तो मैं आपकी क्या वैल्यूएशन करूं, क्या इन्वेस्ट करूं आपके ऊपर। तो आज की तारीख में अडानी में देखा जाए तो उसकी खुद की प्रोडक्ट क्या है, पोर्ट सरकार का है, एयरपोर्ट सरकार की है, रोड इंफ्रा सरकार की है, सिर्फ टैग अडानी का मिल चुका है। तो उसको जो जिस तरीके से प्रायोरिटी मिल रही है, इसीलिए ये वैल्यूएशन गेम में जो जा रहे हैं जो अडानी ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरा हैवायर वे से जा रहा है। और वो रिपोर्ट में जब से पहली बार बाहर आया हिंडनबर्ग में ओवर वैल्यूएशन वाला, वहां से भांडा फूटना शुरू हुआ। उसके स्टॉक तो ठीक है, देखिए यहां पर ऐसा है, अडानी को कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ स्टॉक में। उसका रीजन क्या था कि जनता एकदम कॉन्फिडेंट थी कि चाहे अडानी कितना भी गलत है, लेकिन ऊपर बैठे साहब उनको बचाने के लिए बैठे हैं, तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। यहां नॉर्मल डिस्कशन है, अडानी को कुछ नहीं हो रहा है, अरे उसको कुछ नहीं होगा, मोदी साहब बैठे हैं ना, जब तक मोदी साहब है गौतम भाई को कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसी माइंडसेट से पूरा चला, तो स्टॉक में जो थोड़ा टाइम एक बूम आया उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये मीडिया की जब बात हो रही थी तो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि वो एग्जैक्टली है क्या, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या बोला जा सकता है। जो आर्टिकल अभी जैसे कोर्ट ने ये वो दिया है, तो नॉर्मली कोर्ट तो हर एक चीज में क्या अपना वही संविधान लेके बैठते हैं, आर्टिकल इसके तहत, आर्टिकल सो एंड सो के तहत। तो ये आर्टिकल 19 है अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके तहत मीडिया अगर कुछ नहीं बोलेगी, मीडिया अगर कुछ बात नहीं करेगी, तो फिर आर्टिकल प्रूव कैसे होगा। तो आर्टिकल को भी जस्टिफाई करने के लिए मीडिया को बोलने देना चाहिए, उसकी जगह ये आप तो ये देखिए कोर्ट भी जो है वो ऐसी पेरीफरी में खेलती है। हमने काफी बार कोर्ट के ऊपर भी ऐसा चर्चा कर चुके हैं, वैसे तो हमारे लिए सर्वोच्च परी है, उसके ऊपर हम बोलना भी हमारे लिए वो नहीं होता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जो वर्डिक्ट आते हैं या तो कोर्ट जो डिसीजन या जो आदेश करती है वो ज्यादातर
रूलिंग पार्टी के फेवर में जाता है पिछले एक दशक से, तो धीरे धीरे वो भी एक मतलब न्यायपालिका है तो कैसी चल रही है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम नहीं, अब तो जनता भी उठा रही है और जनता भी मजा ले रही है। दूसरे दिन आएगा, देखा ना गौतम भाई को कुछ नहीं होने वाला था, हमें पता था ऐसा ही होने वाला था। तो ये पूरा एक मजाक बन गया है। सरकार, उनके दो चार ये पपेट, उनके दो चार ऐसे जो बोल सकते, कभी कभी तो मुझे डर लग रहा है, मतलब डर इन सेंस कि हम भी इतना खुल के बोलते हैं गौतम भाई के खिलाफ कि आज नहीं तो कल वो गौतम भाई का डिफेमेशन, मतलब हम हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं आ जाए कि भाई आप हमारे खिलाफ ऐसा बोल रहे थे और हमने कोर्ट में रख दिया है। क्योंकि जो फैक्ट, हम तो क्या है, जो फैक्ट है वही बोलने के लिए आते हैं, हम हमारे घर में से तो कुछ लेके आते नहीं है, जो हमारे सामने आता है वो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके आज जो ये वर्डिक्ट, ये जो आया है कोर्ट का आदेश, मुझे लग रहा है आपको अगर याद हो तो इमरजेंसी के दौरान अखबार वालों ने एक विरोध प्रकट किया था। कैसे किया था? ब्लैंक पेजेस वो पब्लिश करते थे, ब्लैंक पेजेस, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, और डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को दिखाते थे कि भाई हम अभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमारा पेपर आपके घर तक पहुंचेगा, क्योंकि मीडिया जीवित है, मीडिया जागरूक है। तो अगर मीडिया, प्रिंट मीडिया लॉस भुगतने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि वो जब पेपर ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तब उसके पास ना तो वो कोई एडवर्टाइजिंग आता था, ना उनके कोई पैसे आते थे, क्योंकि इमरजेंसी में तो लोग ने पैसे भी देना बंद कर दिया था, कुछ आता ही नहीं था अखबार में। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि जब ब्लैंक पेपर आता था तो हम वो न्यूज़पेपर वाले को पैसा भी नहीं देते थे कि भैया आप कुछ छापते तो हो नहीं, पैसा किसका देंगे हम आपको। तो ठीक उसी तरह मुझे लग रहा है अभी वो दिन भी दूर नहीं है कि हम लोग मीडिया में ऐसे आके बैठेंगे 1 घंटा, आप भी आनंद वर्धन साहब आएंगे, सिर्फ बोलेंगे नमस्कार 5 बजे का लाइव में आपका स्वागत है, ठीक है, तो 6 बजे तक हम बैठते हैं, फिर हम सब बैठे रहेंगे। 10 मिनट बाद आप बोलोगे ठीक है प्रशांत भाई अभी मेन फ्रेम में आप आ जाइए, 10 मिनट बाद शीतल भाई मेन फ्रेम में आप आ जाइए, फिर हमको बैठे रहना है 10 मिनट, हमें कुछ बोलना नहीं है। तो ये हमारा एक, मुझे लग रहा है कि एक तरीका बन जाएगा आगे जाके, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सरकार को भी समझना है कि आज वो सत्ता में है, कल वो ऑपोजिशन में आएगी तो क्या उसको भी ये सेम भुगतना पड़ेगा। मैंने पूरा वो देखा तो जवाहरलाल नेहरू जी का एक जो रवैया था विपक्ष के प्रति, ये अपने ये दीनदयाल उपाध्याय, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, वाजपेयी जी के लिए, राजेंद्र प्रसाद ने ये अपने वो दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने वाजपेयी जी के लिए जो जो कहा है, तो विपक्ष और सत्ता के प्रति जो रिस्पेक्ट जो पहले था वो तो अभी मर चुका है, वो तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अमर हो गया है, वो जो रिलेशन था वो अमर हो चुका है। ठीक उसी तरह मुझे लग रहा है कि सच को लिखना और सत्ता के खिलाफ लिखना ये एक हिस्ट्री बन जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और कोर्ट पता नहीं, आप कुछ छाप नहीं सकते। देखिए अखबार के पास हर एक चीज, मीडिया कोई भी मीडिया हो, आपका मीडिया प्रिंट मीडिया हो या अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो कोई चीज की कभी अगर पुष्टि भी नहीं करता है तो ओपनली बोलते हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, पर ऐसा हमने सुनने में आया है, ऐसा दिखने में आया है। तो अगर इतना तो बहुत हो गया आर्टिकल 19 के तहत कि हमारा काम है उसको हर एक खबर को लोगों तक, लोकतंत्र में पहुंचाना, और वो हमारा एक प्रयास है। अगर वो प्रयास भी किसी को मंजूर नहीं है तो मैं तो 10 मिनट ऐसे शांत बैठने के लिए रेडी हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है सर। अगर कल से आप बोलोगे डिबेट में आ जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 मिनट बैठे रहूंगा, शांत बैठना है। जी जी